नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम दीपिका बाजवान है और आज मैं टीचिंग मेथडोलॉजी थिंक सीरीज के साथ आपके सामने आई हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पेशली इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्ट किया था, टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में, ये क्या होता है और इसको क्यों टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में ऐड किया गया है। आज हम सबसे पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आज मैं आपके सामने बात करूंगी फेजेस ऑफ टीचिंग। मैं कोई सिलेबस की डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं हर क्लास में आपको ये नहीं बोलूंगी कि ये सिलेबस है, इसको फॉलो करो। हर क्लास में मैं आपको एक नया टॉपिक कराऊंगी, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटे रूप में 10 से 15 मिनट में उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। स्टार्टिंग में टीचिंग से ही कर रही हूँ क्योंकि टीचिंग मैथडोलॉजी का मतलब ही होता है टीचिंग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले ही राइट डाउन कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि लिखने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं और लिखे हुए बहुत सारे कंटेंट आपके पास अवेलेबल होंगे, बट अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अंडरस्टैंडिंग है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ना कि रटने की, ना कि नोट डाउन करने की। मैंने लास्ट क्लास में भी ये कहा था कि मेरे क्लास में सिर्फ आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को सुनिए और कोशिश करिए 4 बार 5 बार रिवाइज कर सुनिए, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज मैं ले रही हूँ फेजेस ऑफ टीचिंग। देखो, फेजेस ऑफ टीचिंग का मतलब होता है कि टीचिंग होती क्या है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट और एक एग्जाम्पल के साथ में आपको बताती हूँ। मान लो आपका सिलेक्शन हो गया है केवीएस में, और केवीएस में सिलेक्शन के बाद आपको टीचर कॉल करके बोलती है कि कल से आपके स्कूल में या आपको स्कूल में टीचिंग करना है, आप प्री प्लान होकर आ जाइए। ठीक है, अब एज अ टीचर आप क्या करोगे। मान लो मैं आपकी जगह पे हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि कल मैं क्लास में जाने से पहले किन किन चीज़ों को तैयार कर लेकर जाऊँ। तो मैं अपने माइंड में कोई स्ट्रैटेजी प्लान करूँगी कि मेरे पास कौन सा टॉपिक होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट है मेरा, उसमें से कौन सा टॉपिक होगा, कौन से कंटेंट को कितना कवर करना है, कौन सी क्लास को पढ़ाना है, उसके लिए मेरे मेथड्स क्या होंगे, मेरे एग्जाम्पल्स क्या होंगे, उसके लिए मैं कौन से टीचिंग एड को सिलेक्ट करूँगी, और मेरी स्ट्रैटेजी को पूरी प्लानिंग के साथ मैं क्या करूँगी, उसको स्टेप बाय स्टेप, उसको एक प्लान के साथ उसको रिकॉग्नाइज करूंगी कि हाँ मुझे क्लास में जाना है, स्टार्टिंग यहाँ से करना है, ये समझाना है, ये पढ़ाना है। तो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, सिलेक्ट करना और उसको सेट करना कि मुझे कल क्लास में प्रेजेंटेशन के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटी कराना है, कौन से क्वेश्चंस पूछना है, मुझे क्या रिप्लाई देना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। इन सारी चीज़ों को प्री प्लान रिकॉग्नाइज कर अपने माइंड में सेट करने की प्रक्रिया को हम लोग पहला स्टेज कहते हैं, जिसका नाम है प्री एक्टिव स्टेज, जिसको पूर्व क्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कोई भी टीचर क्लास में जाने से पहले जो भी स्ट्रैटेजी अपने माइंड में सेट करती है उसको हम लोग प्री एक्टिव स्टेज कहते हैं। अब एक बात बताओ, स्ट्रैटेजी मैंने बना ली, मेरे दिमाग में सेट हो गया कि मुझे ये करना है। अब सेकंड काम क्या होगा, कल मैं वापस क्लास में जाऊंगी। अब क्लास में जब मैं जाऊंगी तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट करना, जो भी मैंने अभी तक अपने माइंड में स्ट्रैटेजी सेट कर रखी थी उसको नेक्स्ट डे क्लास में जाके इम्प्लीमेंट करने को ही हम लोग सेकेंड स्टेज कहते हैं, जो इंटरएक्टिव स्टेज के नाम से जाना जाता है या अंतः प्रक्रिया की अवस्था के नाम पे इसको जाना जाता है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, देखो, जब मैंने स्ट्रैटेजी बनाई तो उसको यूज भी तो करूंगी, अप्लाई करना, एप्लीकेशन करना। तो इसके अंतर्गत जो भी मैंने अपने माइंड में स्ट्रैटेजी तैयार करी थी उसको यहाँ पर मैं फॉलो करूंगी। मैंने मेथड चूज किया था इंडक्टिव मेथड, तो उसको अप्लाई करूंगी। मैं नोन टू अननोन की तरह से मैक्सिम से पढ़ाऊंगी तो उसको अप्लाई करूंगी। इसके साथ साथ जिन भी चीज़ों को मैंने अपने माइंड में सेट किया था वो सारी चीज़ें यूज करूंगी। क्या क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पर, इसमें सबसे पहले मैं क्लास में जाकर ये देखूंगी कि मेरी क्लास का साइज क्या है, कौन सी क्लास का साइज क्लास को पता है मुझे कि मैं 6th में जा रही हूँ, 7th में जा रही हूँ या 5th में जा रही हूँ, बट क्लास में जाने के बाद मुझे साइज का पता चला कि अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है 40 है या 30 है या फिर शायद तक ज़्यादा भी हो सकती है स्कूल में। तो यहाँ पे पहले मैं उनकी स्ट्रेंथ को देखूंगी कि कितना उनका क्लास ऑफ साइज क्या है। देन उसके बाद मैं बच्चों का मूड चेक करूंगी, क्या आज वो तैयार है पढ़ने के लिए, जिस कंटेंट को मैं प्लान करके आई थी क्या वो एग्री है उसको रीड करने के लिए। तो मैं पहले वहाँ पे बच्चों के मूड को कन्वर्ट करूंगी, इन्वायरमेंट क्रिएट करूंगी जहाँ पे वो बच्चा पढ़ना चाहेगा, जहाँ पे उसकी इच्छा, उसकी रेडीनेस पैदा करूंगी उस कंटेंट को पढ़ने के लिए। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगी, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के साथ साथ
स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी कि क्लास में पढ़ाने के दौरान जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो भी बाकायदा उतनी ही पार्टिसिपेशन करें मेरी क्लास में, ताकि 2 वे टीचिंग हो, ना कि 1 वे टीचिंग हो। तो सेकेंड स्टेज जो है, जिसको हम इंटरएक्टिव स्टेज कहते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग सारी चीज़ें जो प्लान कर कर आए हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट के साथ साथ बच्चों की पार्टिसिपेशन करना, एक्टिव रखना, उनका साथ के साथ उनसे क्वेश्चंस पूछना और उनकी राय को, उनकी ओपिनियन को, उनके थॉट्स को डेवलप करने का मौका देना। जब हम पढ़ा लेते हैं, जब हम सारा क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, समझा देते हैं, देन टीचर का काम क्या होता है? उसे चेक करना होता है, अपने स्वयं का इवैल्यूएट करना होता है कि मैंने कैसा पढ़ाया और सामने वाले ने कैसा पढ़ा, या कितना पढ़ा, कितना सीखा, मैंने जो ज्ञान दिया था क्या उसने उसको एसिमुलेट किया, क्या उतना उसने ऑब्जर्व किया, क्या उसको उतना वो अप्लाई कर पाएगा। इसके लिए तीसरे स्टेज पर जाते हैं हम लोग, जिसका नाम है पोस्ट एक्टिव स्टेज। अभी पोस्ट एक्टिव स्टेज क्या होती है, जिसको उत्तर क्रिया अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, जो भी चीजें उसने क्लास में सीखी हैं और बच्चों के द्वारा जो भी चीज ग्रहण की गई है वो शिक्षक क्या करती है, मापती है, मेजर करती है। तो यहाँ मेजर वर्ड ना यूज कर मैं इसको इवैल्यूएशन या एसिमिलेशन का वर्ड नाम दूंगी। तो एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसात करना। अब आत्मसात करना क्या होता है, त्याजी की बात करें तो एसिमिलेशन बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है। तो किसी चीज को ग्रहण करना और उसको आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करने की जो पावर होती है उसको एसिमिलेट कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे, डायग्नोसिस भी करेंगे, निदान भी करेंगे। निदान क्या होता है, 2 वर्ड हमारे सामने बार बार आते हैं, तो डायग्नोसिस और एक रेमेडी। सबसे फर्स्ट मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बता देती हूँ। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जब हम किसी बच्चे की समस्या को समझते हैं कि इस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द रीजन द चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, या कोई भी टास्क हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जब बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाता है तो क्या कारण है कि वो नहीं समझ पा रहा है, उस कारण को जानने को हम डायग्नोसिस कहते हैं या निदानात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। निदान का मतलब केवल कारण जानना होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है। तो किसी भी टीचिंग के बाद सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं और देन उसके बाद एक टीचर क्या करती है, उस डायग्नोसिस, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग उस बच्चे की समस्या को अंडरस्टूड करके रेमेडी करने की कोशिश करती है। रेमेडी का मतलब उपचार होता है, सॉल्यूशन। कोई भी बच्चे को जो समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। जैसे एग्जाम्पल, कोई बच्चा बी को डी पढ़ रहा है तो उसको क्या है, क्यों दिक्कत आ रही है। अब मैं उसे ये नहीं कहूंगी कि डिस्कैलकुलिया है या डिस्ग्राफिया है या डिसलेक्सिया है। अगर बच्चे बी को डी पढ़ रहा है तो पढ़ने में प्रॉब्लम है उसकी, तो डिसलेक्सिया है। और अगर उसी चीज को लिखने में प्रॉब्लम हो तो वो क्या हो जाएगी, डिस्ग्राफिया हो जाएगी। इट मीन्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम डिफाइन करते हैं कि बच्चे को कहाँ पर कौन सी चीज हो सकती है या उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो हम इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं ताकि बच्चे की डायग्नोसिस और रेमेडी कर सके, प्लस फीडबैक दे सके। पर फीडबैक दोनों को, टीचर खुद भी ये देखती हैं कि मैंने क्या पढ़ाया था और बच्चे ने कैसा उसको ग्रहण किया, साथ के साथ बच्चा भी उसको ऑब्जर्व कर पाता है कि उसने क्या सीखा और किस तरीके से उसको अप्लाई कर पा रहा है। तो इस तरीके से हम किसकी बात कर रहे हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग। तो मैंने इसको बड़े अच्छे एग्जाम्पल के जरिए समझाया है, कोशिश करूंगी अब मैं थोड़ा सा इन पॉइंट्स की बात कर लेती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप लोग जब मैं पढ़ाऊँ तो थोड़ी सी चीजें हैं जो नोट डाउन कर लिया करो या रिवाइज कर करके बार बार देख लो, जैसे भी आपकी इच्छा। तो प्री एक्टिव स्टेज में देखेंगे पूर्व क्रियात्मक अवस्था। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ ताकि दोनों बाइलिंगुअल हो सके। टीचिंग प्लानिंग करता है, अब मैं तीनों को एक एक करके डिफाइन कर रही हूँ। तो प्री एक्टिव स्टेज, नाम ही क्या है, प्री, इसका मतलब क्लास से पहले वाली अवस्था, जहां पर बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर क्या करती है, प्लानिंग करती है। प्लानिंग के अंतर्गत वो अपने उद्देश्यों का निर्धारण करती है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है कि मुझे क्यों पढ़ाना है। जैसे कि आप लोग लेसन प्लान करते हो तो उसके ड्यूरेशन में मेन ऑब्जेक्टिव और एक सब ऑब्जेक्टिव आप लोग नोट डाउन करते हो। तो वहाँ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो कि आपको क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। और जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तो आप कंटेंट डिसाइड करते हो कि मुझे क्या पढ़ाना है। कंटेंट का मतलब होता है टॉपिक। जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप एक चैप्टर पढ़ा सकते हो, नहीं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी में भी आप एक दिन में एक चैप्टर नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपको फर्स्ट डे मीनिंग कराना है,
फिर देन उसके बाद मैचिंग कराना है, फिलिंग द ब्लैंक्स कराना है, देन उसके बाद वन वर्ड क्वेश्चंस कराना है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाटएवर। तो वो आपका क्या है, एक कहना चाहिए एक सिस्टमैटिक वे में आपको करना होता है। देन नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इट मीन्स जिससे आपका एक ऐसा प्लान तैयार करना जो आपके फीडबैक को एक पॉजिटिव मैनर में कन्वर्ट कर सके। देन सिलेक्शन ऑफ मेथड्स, मैगजीन्स, टेक्निक्स, टीचिंग एड, जो भी चीजें हैं एक टीचर को जो भी टूल्स चाहिए, जो भी स्किल्स चाहिए, वो पहले से प्री सिलेक्ट कर लेती हैं ताकि क्लास में उसको दिक्कत ना हो। अब जब मैंने ये प्लानिंग कर लिया तो मैं नेक्स्ट कहाँ एंटर करूंगी, नेक्स्ट डे क्लास में एंटर करूंगी। और क्लास में एंटर करते ही मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी मैंने प्लानिंग की है उसको क्लास में क्या करूं, मैं इम्प्लीमेंट करूं। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि क्लास में जाते ही मुझे नहीं पढ़ाना है, एंटर करते ही मुझे बच्चों को पढ़ाना नहीं है। क्लास में अगर पीआरटी है तो पीआरटी में तो कभी भी एंटर करते आप नहीं पढ़ा सकते। वहां आपको क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चा आपको टीचर के रूप में ना देखे, एक मदर के रूप में देखे और वो आपके साथ फैमिलियर हो जाए, एक कंफर्टेबल जोन में आ जाए और देन आप स्टार्ट करें टीचिंग। बातों बातों में शिक्षण की प्रक्रिया शुरू करनी है। पर टीजीटी में जाते हैं तो टीजीटी में हम लोगों को क्या करना है, वहां पे हमें फैमिलियर एनवायरनमेंट क्रिएट तो करना है, बट आप बच्चों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो वो प्री प्लान है कि हमें आज साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, तो वो प्री प्लान है क्योंकि वो मैच्योर है अदर जो भी पीआरटी बच्चों की अपेक्षा। अब वो प्री प्लान है तो उनका माइंडसेट है कि मैं क्लास में आज क्या पढ़ने आया हूँ, साइंस पढ़ने आया हूँ, ठीक है। अब मैम ये चैप्टर पढ़ाने वाली शायद तक कुछ बच्चे पहले से रीड भी करके बैठे होंगे, तो वहाँ आपको एक ऐसा एनवायरमेंट या स्टोरी के जरिए या कुछ ऐसी एक्टिविटी के जरिए स्टार्ट करना है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट ना भी हो, तो जो बच्चे इंटरेस्ट रख रहे हैं वो तो और इंटरेस्टेड हो जाएंगे और जो नहीं है वो और इंटरेस्ट क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी उन्हें। अब यहाँ पे मैंने मूड भी देख लिया, साइज भी देख लिया, बच्चों का मूड भी कन्वर्ट करा उनके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मैं वहाँ टीचिंग स्टार्ट करूंगी, पर टीचिंग के लिए मैं स्टिमुलस का यूज करूंगी। स्टिमुलस इज मीन उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, किसी भी समस्या को बच्चों के सामने रखा जाए ताकि उस समस्या के हल को ढूंढने के लिए बच्चे क्या रखें, रेडी रहें, अभ्यास करें और उसका एक अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आ सके। आस्किंग क्वेश्चंस, बीच बीच में हम कुछ प्रश्न पूछते जाएंगे पढ़ाने के दौरान ताकि बच्चों का इंटरेस्ट क्लास में बना रहे और एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का रहता है। यूज ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड मीन्स या तो प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड, दोनों कोई सा भी टीचिंग एड आप इस्तेमाल कर सकते हो। टॉपिक है ये टीचिंग एड, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। एग्जाम्पल्स यूज करोगे, यू शुड बी यूज एग्जाम्पल इन एवरी टॉपिक, इन एवरी क्वेश्चन। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि एग्जाम्पल्स बच्चों को वो कॉन्सेप्ट वहां तक उसके ब्रेन को वॉश कर सकता है, वहां तक उसकी सोच को पहुंचा सकता है जो आपका उत्तर ना पहुंचा पाए। इसलिए हर प्रश्न को समझाने के लिए, हर पॉइंट को समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल्स देना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो, टीजीटी बीजीटी किसी भी स्टैंडर्ड का हो। एग्जाम्पल के साथ एक्टिविटी भी आप कर सकते हो क्लास में। इट डजंट मीन कि आपको एक्टिविटी हमेशा फिजिकली हो, मेंटली एक्टिविटी भी आप करा सकते हैं। एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि बच्चा इंटरेस्टेड हो उस चीज को स्टडी करने के लिए, और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग, क्योंकि जब तक बच्चे का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक वो टीचिंग टू वे नहीं होगी। अब यहाँ पे जब मैंने बच्चों को पढ़ा लिया, समझा दिया, लिखा लिया, तो तीसरा काम मेरा क्या हो जाएगा, पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब पोस्ट एक्टिव स्टेज क्या हो जाता है, जहां पर मैं क्या करूंगी, बच्चों को इवैल्यूएट करूंगी, एसिमुलेट करूंगी, उनका पार्टिसिपेशन जो हुआ है उसमें उन्होंने कितना लर्न किया है, पॉजिटिव कितनी लर्निंग हुई है, नेगेटिव लर्निंग कितनी हुई है, या फिर ट्रांसफर ऑफ जितनी भी लर्निंग हुई है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इवैल्यूएट करेंगे। डायग्नोसिस हो जाएगा, रेमेडी हो जाएगा, अभी बताया भी हमें ये सारी चीजें क्या हैं, और देन फीडबैक होगा। ये हमारे 3 चरण हैं, 3 अवस्थाएं हैं। एक शिक्षक के लिए तीनों चरणों का पालन करना जरूरी है। जब तक आप इन तीनों चरणों का पालन कर शिक्षण नहीं करेंगे तब तक आपकी क्लास में टीचिंग इफेक्टिव नहीं बनेगी। हर काम को करने के लिए जितनी मेहनत आप पढ़ाने के लिए लगाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत आपको उसको तैयार करने में लगती है। इसका सिंपल एग्जांपल दे सकती हूँ। किसी महापुरुष ने कहा था कि आप तैयारी जितनी अच्छी करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका मिलेगा। आप परफॉर्म क्या कर रहे हो ये बेस किस पे होता है, आपकी तैयारी पे। आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो ये रिजल्ट आपको कब बताएगा। आपका एग्जाम तो देने में आपको 2 घंटे लगेंगे, पर इसकी तैयारी में जो आपने मेहनत की है, जो आप तैयारी करने में समय लगा रहे हो, ये रिजल्ट का इफेक्ट देता है।
इसीलिए ध्यान रखोगे कि हमारी प्री एक्टिव स्टेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके बेटर, इंटर एक्टिव स्टेज के। ये जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा अंतः प्रक्रिया आपकी होगी। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आप सभी को समझ आया होगा। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगी, आपको अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है, समझना है, या आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं किसी भी प्रकार की। अगर आपको प्लस एक चीज और बता देती हूँ कि मैं एक नई सीरीज आज से और स्टार्ट करूंगी जिसमें सीटेट के लिए, सीडीपी के लिए डेली एक टॉपिक अपलोड करूंगी, प्लस हिंदी के लिए जनरल पेपर, हिंदी ग्रामर जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी जनरल पेपर के लिए होगा, और इसके साथ साथ मैं पैडा हिंदी की भी डालूंगी और सीडीपी की पैडा भी डालूंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। नमस्कार।